हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय कानून के 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और यदि आपको यही प्रश्न इंग्लिश में देखने हैं तो ऊपर आई बटन दी गई है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक के रूप में जाना जाता है? ग्रोटियस, ऑस्टिन, बेंथम, प्लूटो। ऑप्शन ए इज राइट, ग्रोटियस। क्वेश्चन नंबर 2, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का प्रयोग किसने किया था? हॉल, हॉब्स, ओपेनहाइम, जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लुप्त बिंदु है? ऑस्टिन, हॉलैंड, ओपेनहाइम, स्टार्क। हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है, किसने कहा था? बेंथम, हॉल, ग्रोटियस, स्टार्क। डी इज राइट, स्टार्क। किसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानून नहीं बल्कि केवल सकारात्मक नैतिकता है? ऑस्टिन, हॉलैंड, ओपेनहाइम, स्टार्क। ऑप्शन ए इज राइट, ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रों के परिवार की आम सहमति अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार है, किसके द्वारा कहा गया था? ऑस्टिन, हॉलैंड, ओपेनहाइम, स्टार्क। ऑप्शन सी इज राइट, ओपेनहाइम। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तविक कानून है, किसके द्वारा कहा गया था? ऑस्टिन, हॉलैंड, ओपेनहाइम, स्टार्क। डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8, डी ज्योर बेली एस एसिपेसिस 1625 अंतर्राष्ट्रीय कानून पर एक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? ग्रोटियस, ऑस्टिन, बेंथम, इनमें से कोई नहीं। ए इज राइट, ग्रोटियस द्वारा लिखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई कानून नहीं है, कार्यकारी और न्यायपालिका प्राधिकरण है, जो सही मायने में आदेश, कर्तव्य और स्वीकृति की कमी है, कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन, हॉल, हेरिन, स्टार्क। ए इज राइट आंसर, ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक मंजूरी है? राज्यों द्वारा स्वीकृति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक प्रतिबंध, जनता की राय, ऊपर के सभी। डी इज राइट, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रों का कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रथागत और पारंपरिक नियमों के निकाय का नाम है, जिसे सब राज्यों द्वारा एक दूसरे के साथ संभोग में कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कैल्सन, हॉल, ओपेनहाइम, स्टार्क। ऑप्शन सी इज राइट, स्टार्क, ओपेनहाइम। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विषय मानव है, जिस पर नियम सम्मेलन होता है। अधिकार और क्षमता और कर्तव्यों और जिम्मेदारी को लागू करता है। केवल अधिकार और क्षमता, केवल अधिकार और कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। ए इज राइट। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय कौन है? केवल राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, व्यक्तियों, ऊपर के सभी। डी इज राइट।
किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का केवल एक ही स्रोत है, अर्थात आम सहमति? ओपेनहाइम, स्टार्क, ग्रोटियस, बेंथम? ओपेनहाइम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थिति के अनुच्छेद 38 अनुच्छेद क्लॉज 38 सब क्लॉज 1 में अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य स्रोत है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सीमा शुल्क, सभी राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांत, न्यायिक निर्णय और शिक्षाएं, ऊपर के सभी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सीमा शुल्क। आईसीजे के अनुच्छेद 38 क्लॉज 38 सब क्लॉज 2 में एक्स एको एट बोनो शब्दों का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, निष्पक्ष व्यवहार और सद्भावना पर विचार, राज्य द्वारा वास्तविक व्यवहार, अतीत का रिश्ता वर्तमान को परेशान नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, निष्पक्ष व्यवहार और सद्भावना का विचार, सद्भावना पर विचार। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे पुराना और मूल स्रोत कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज, सब राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के सामान्य सिद्धांत, ऊपर के सभी। ऑप्शन बी सही है, कस्टम और उपयोग है। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, उपयोग प्रथा की ओर पहला कदम, कस्टम उपयोग की दिशा में पहला कदम। सी सही है, उपयोग रीति रिवाज के गोधली चरण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथा शुरू होती है जहां उपयोग समाप्त होता है, और उपयोग एक अंतर्राष्ट्रीय आदत है जिसे अभी तक पूर्ण कानूनी सत्यापन नहीं मिला है। किसके द्वारा कहा गया है? ओपेनहाइम, स्टार्क, ब्रेयरली, हॉलैंड। बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, कस्टम में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं: निरंतरता, निरंतरता और एकरूपता, प्राचीन काल, प्रभावकारिता और स्थिरता, ए बी दोनों। डी सही है, ए बी दोनों। न्यायिक निर्णय और न्यायिक कार्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सहायक और अप्रत्यक्ष स्रोत, कानून का एक प्रत्यक्ष स्रोत, कानून का एक आधुनिक स्रोत। जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही होगा? बी। राष्ट्र की मान्यता के संबंध में किस सम्मेलन ने कहा है कि राज्य के पास 4 योग्यताएं होनी चाहिए: स्थायी जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता? वियना कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, नरसंहार सम्मेलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। मॉन्टेविडियो सम्मेलन में कहा गया था। किसने कहा है मान्यता एक राजनीतिक कार्य है, बिल्कुल कानूनी नहीं? ओपेनहाइम, स्टार्क, हेगेल, फिलिप जेसप। एक राज्य केवल और विशेष रूप से मान्यता के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है और बनता है, यह किस सिद्धांत का दृष्टिकोण है? संवैधानिक सिद्धांत, घोषणात्मक सिद्धांत, वैकल्पिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज राइट, संवैधानिक सिद्धांत। क्वेश्चन 25, मान्यता केवल एक औपचारिक स्वीकृति है जिसके माध्यम से स्थापित तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, यह किस सिद्धांत का दृष्टिकोण है? संवैधानिक सिद्धांत, घोषणात्मक सिद्धांत, वैकल्पिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बी सही है, घोषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26, किस सिद्धांत के अनुसार मान्यता
मान्यता देने वाले राज्य के विवेक या मधुर इच्छा पर निर्भर करती है। संवैधानिक सिद्धांत, घोषणात्मक सिद्धांत, वैकल्पिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। बी हमारा सही है, घोषणात्मक सिद्धांत। संवैधानिक सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई? ओपेनहाइम, हॉल, वैगनर, व्रियली। ओपेनहाइम द्वारा की गई। 28 डिक्लेरेटरी थ्योरी, जिसे एविडेंटरी थ्योरी भी कहा जाता है, की वकालत किसके द्वारा की गई? ओपेनहाइम। किसने कहा है मान्यता एक मौजूदा तथ्य की घोषणा है, लेकिन संवैधानिक इसकी प्रकृति कम से कम जहां तक मान्यता प्राप्त राज्य के साथ संबंधों से संबंधित है? ओपेनहाइम, स्टार्क, हॉल, वैगनर। ओपेनहाइम। किसने कहा मान्यता हालांकि प्राकृतिक राज्य के अस्तित्व की घोषणा है, यह न्यायिक राज्य का गठन है? ओपेनहाइम, स्टार्क, केल्सन, हॉल। केल्सन। मान्यता के किस सिद्धांत के अनुसार मान्यता एक राजनीतिक या विवेकाधीन कार्य है? संवैधानिक सिद्धांत, घोषणात्मक सिद्धांत, वैकल्पिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। वैकल्पिक सिद्धांत। दूसरे राज्य को मान्यता देना राज्य का कर्तव्य है, किसने कहा? लॉटरपाट, स्टार्क, ओपेनहाइम, हॉल। लॉटरपाट। जब कोई राज्य एक द्विपक्षीय संधि में प्रवेश करता है या किसी गैर मान्यता प्राप्त राज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करता है, तो इसका तात्पर्य है एक्सप्रेस मान्यता, निहित मान्यता, सशर्त मान्यता, इनमें से कोई नहीं। बी सही है, निहित मान्यता। यदि किसी राज्य के संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह राशि है एक्सप्रेस मान्यता, निहित मान्यता, सशर्त मान्यता, सामूहिक मान्यता। सामूहिक मान्यता सही होगा, सामूहिक मान्यता इस राइट। निम्नलिखित में से कौन अंतिम स्थायी अप्रतिसंहरणीय है? कानूनन, वास्तव में, तेजी से मान्यता, ए और बी दोनों, ए और सी दोनों। कानूनन। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता अस्थायी और प्रतिसंहरणीय है? कानूनन, वास्तव में, तेजी से मान्यता, ए और सी दोनों। बी वास्तव में। जब विद्रोह के माध्यम से एक नए राज्य का गठन किया जाता है तो असामान्य रूप से मान्यता प्रदान की जाती है। कानूनन, वास्तव में, तेजी से मान्यता, ए और सी दोनों। वास्तव में। गलत कथन को चिन्हित करें। वास्तविक मान्यता राज्य के क्षेत्र में स्थित संपत्ति का दावा नहीं कर सकता। इसमें अतिरिक्त क्षेत्राधिकार का अभाव है। ऑप्शन बी, मान्यता राज्य को मान्यता देने के क्षेत्र में स्थित संपत्ति का दावा कर सकता है। वास्तविक और कानूनी मान्यता की कानूनी घटना में पर्याप्त समानताएं हैं। इस प्रकार मान्यता राज्य का वास्तविक या कानूनी मान्यता राज्य के विधायी और कार्यकारी कृत्यों को पूर्ण कानूनी प्रभाव के रूप में मानता है। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, डी सही है। यूएनओ अस्तित्व में आया, कब आया? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति है, किसके द्वारा कहा गया? जल्दी बताइए। केल्सन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना में निर्धारित संयुक्त राष्ट्र का एक उद्देश्य वस्तु नहीं है? आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने के लिए, मौलिक मानवाधिकारों में और मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल में विश्वास की पुष्टि करने के लिए सदस्य राज्यों को चार्टर के तहत अपने दायित्वों को सद्भावपूर्वक पूरा करना होगा।
ऐसी स्थितियां स्थापित करना जिनके तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए न्याय और सम्मान बनाए जा सके। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सी सही है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, किस अनुच्छेद में किए गए हैं, जल्दी बताइए। 1 और 2 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देना ये हमारा सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किस अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार का उल्लेख किया गया है, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र का अनुच्छेद क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 किसकी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहता है। आर्थिक और सामाजिक चरित्र, संस्कृति, आर्थिक और सामाजिक चरित्र, आर्थिक और मानवीय चरित्र, ऊपर के सभी। डी ऑप्शन सही होगा, ऊपर के सभी। संयुक्त राष्ट्र का आधार है संप्रभुता, समानता, सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। संप्रभुता, समानता। संयुक्त राष्ट्र किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता गैर सदस्य राज्य कानूनी रूप में प्रभावित उस मामले के हस्तक्षेप करे जो सदस्य राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार में भीतर हैं। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत। बी इज राइट। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के लिए योग्यता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यह एक शांतिप्रिय राज्य होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। एक राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश दिया जा सकता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन बी इज राइट। जब सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्यों द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है और बाद में महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आखिरी प्रश्न। यूएन चार्टर अनुच्छेद 5 के अनुसार सदस्य को निम्नवत किया जा सकता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। डी सही है हमारा। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबाएं। धन्यवाद।